देखिए आज मैं हाय दोस्तों, मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल करियर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, डीएलएड या बीटीसी जो सेमेस्टर की परीक्षाएं आपके सामने हैं, मैं उसमें संस्कृत सब्जेक्ट को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं, जिसका पाठ्यक्रम आपके सामने दोस्तों ये देखिए। पाठ्यक्रम में आपका क्या है, तो पाठ्यक्रम में बहुत कुछ खास नहीं है दोस्तों। संस्कृत से आपको डरना नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। सामान्य परिचय के रूप में है आपके प्रथम सेमेस्टर में। जैसे कि देखिए क्या है, पहला आसपास की वस्तुओं, पशु पक्षियों के नाम, मतलब आपके आस पास पड़ोस में जो वस्तुएं हैं, खाने की वस्तुएं हों या फिर पहनने की वस्तुएं हों या फिर पढ़ने लिखने की वस्तुएं हों, उनके नाम आपको जानना है साधारण रूप में, सामान्य रूप में। उसके बाद है संज्ञा, लिंग एवं वचन की जानकारी। संज्ञा, लिंग और वचन की जानकारी ये है आपके सामने। फिर दोस्तों आपके सामने आता है, देखिए आपके सामने यहाँ जो है बोर्ड पर देखिए, ये क्या है, संज्ञा एवं सर्वनाम, शब्दों के सभी विभक्तियों तथा वचनों के ज्ञान। इसी तरह से जब आप अपना सिलेबस देखेंगे तो बहुत कुछ खास है नहीं दोस्तों इसमें, और सिलेबस पर हम ज़्यादा समय व्यर्थ ना करके चलते हैं आपकी टॉपिक पर दोस्तों। तो आपके सब्जेक्ट का क्या नाम है, जो सब्जेक्ट हम लेकर उपस्थित हुए हैं, तो वह सब्जेक्ट है आपका दोस्तों संस्कृत। तो संस्कृत में सबसे पहले देख लीजिए संस्कृत। तो संस्कृत में सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ ही आपसे पूछ लेता है कि जो संस्कृत विषय है या संस्कृत शब्द है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो शाब्दिक अर्थ जानना जरूरी होता है दोस्तों आपके लिए। तो इसका शाब्दिक जो अर्थ होता है वह होता है शुद्ध करना। क्या होता है? शुद्ध करना। या फिर जो दूसरा होता है वह होता है परिमार्जित करना। परिमार्जित करना, इसका भी आशय अगर निकालें आप तो शुद्ध करना या शुद्धता लाना। और उसके बाद अगर और जानना है आपको तो होता है परिनिष्ठित करना। परिनिष्ठित करना, अर्थात इसमें जितने भी शब्द, ये तीनों शाब्दिक अर्थ हमने बताया है, इसका मतलब ही होता है परिमार्जन करना, शुद्धता लाना। ठीक है, तो संस्कृत शब्द का अर्थ ही हो जाता है। ठीक, इसके बाद आपको दोस्तों इसमें क्या पढ़ना है, इसके बाद आपको इसमें व्याकरण से संबंधित यानी कि वर्णमाला का सामान्य ज्ञान पढ़ना है। तो वर्णमाला के बारे में थोड़ी सी चर्चा आपके सामने करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग वर्ण पर। किस पर आएंगे दोस्तों? तो वर्ण पर आएंगे। आइए यहाँ देखते हैं क्या है आपके सामने। वर्ण, वर्ण या अक्षर। वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं दोस्तों? हमारे मुख से निकली हुई सबसे छोटी इकाई, हमारे मुख से निकली हुई सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर कहलाती है। तो हमारे मुख से निकली हुई सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वर्ण या अक्षर कहते हैं। अगर इसे हम संस्कृत में देख लें दोस्तों तो इसे हम कहते हैं न क्षरति इति अक्षरः। न क्षरति इति अक्षरः, मतलब जिनका क्षरण नहीं होता है, वे वर्ण जिनका खंडन ना किया जा सके। अगली परिभाषा देखिए, ये एक परिभाषा हो गई आपकी, ये संस्कृत में दूसरी परिभाषा। अगर आप चाहें तो ये तीसरी परिभाषा हो जाएगी आपकी। वे वर्ण जिनका खंडन ना किया जा सके, खंडन ना किया जा सके, उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं?
उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो जो परिभाषा आपको समझ में आए वह परिभाषा आप पेपर में आसानी से लिख सकते हैं। देखिए आपके सामने ये वर्ण की परिभाषा हो गई। तो वर्ण को कितने भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों, आइए देखते हैं। पहले इनका अगर स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए वर्ण, तो वर्ण को कितने भागों में विभाजित किया गया है, आइए देखते हैं। वर्ण के भेद, वर्ण या अक्षर के भेद। तो इसे कितने भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों, वर्णों को अगर देखा जाए तो 2 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, वर्ण को 2 भागों में विभाजित किया गया है। विभाजित किया गया है। पहला क्या है दोस्तों, तो पहला है आपके सामने स्वर, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है व्यंजन। कितने भागों में, तो 2 भागों में। एक होता है स्वर और दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है व्यंजन। 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो अब चलिए हम चर्चा करते हैं स्वर पर। पहली टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो पहली टॉपिक क्या है हमारी दोस्तों, पहली टॉपिक है स्वर। पहली टॉपिक क्या है आपके सामने, तो पहली टॉपिक है स्वर। तो स्वर किसे कहते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं। स्वर की परिभाषा क्या होती है, वे वर्ण या वे ध्वनियां जो स्वतः ही उच्चरित होती हैं। वे वर्ण या ध्वनियां जो स्वतः ही उच्चरित होती हैं, उच्चरित होती हैं। या फिर दूसरी परिभाषा आप लिखना चाहेंगे तो इस तरह से लिखते हैं दोस्तों, वे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें स्वर कहते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें स्वर कहते हैं। तो इस तरह से आपके पास 2 परिभाषाएं हो जाएंगी। जो आपको समझ में आए वहां आप पेपर में लिख सकते हैं अपने। तो चलिए स्वर में देखते हैं दोस्तों, स्वर होते कितने हैं, स्वर होते कौन कौन से हैं, स्वर कौन कौन होते हैं। जैसे में देखा जाए, उदाहरण देखा जाए तो आपके सामने है आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ। ये आपके सामने 11 स्वर हैं। कितने स्वर हैं दोस्तों, 11 स्वर हैं। मूल रूप से आपके सामने कितने स्वर होते हैं संस्कृत में, संस्कृत में 11 स्वर होते हैं। अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे तो आपको 13 स्वर मिलेंगे, लेकिन जब आप संस्कृत पढ़ते हैं तो मूल रूप से आपको 11 ही स्वर मिलेंगे। कितने स्वर मिलेंगे, 11 स्वर मिलेंगे। कौन कौन से देखिए इसमें से, तो इसमें से देखिए ये जो 5 स्वर हैं, आ, ई, उ, री, ली, ये जो 5 स्वर हैं दोस्तों, ये 5 स्वरों को मूल स्वर कहा जाता है। 5 स्वरों को क्या कहा जाता है, मूल स्वर कहा जाता है, या ह्रस्व स्वर कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, ह्रस्व स्वर, जिसे आप लोग छोटा स्वर कहते हैं, छोटा स्वर, छोटे स्वर। ठीक, ये देखिए ह्रस्व स्वर। इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या 5 है। इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या 5 है। उसके बाद आपके सामने जो होते हैं वो कितने होते हैं, ये देखिए कौन कौन होते हैं। तो ये देखिए, ये है आपके सामने 4 जो दिख रहे हैं, ये दीर्घ स्वर। क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। लेकिन जब दीर्घ स्वर की बात आती है तो इसमें 2 वर्ण और जुड़ जाते हैं। उसके बाद ये कितने हो जाते हैं, तो 6 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं दोस्तों, 6 हो जाते हैं। और यह मिलकर कितने हो जाते हैं, 11 हो जाते हैं।
ठीक, चलिए तो ये हो गए दीर्घ स्वर, ये हो गए आपके दीर्घ स्वर। चलिए फिर अब स्वर के बारे में विस्तृत जानकारी ले लेते हैं। तो स्वर में सबसे पहले देख लें, स्वर की परिभाषा हो गई। स्वर कितने होते हैं संस्कृत में? तो 11 होते हैं, यह भी हमने देख लिया। स्वर के भेद, अब देख लें स्वर के भेद कितने होते हैं दोस्तों। तो स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन से देख लीजिए। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। प्लुत स्वर 3 स्वर होते हैं। स्वर के 3 भाग होते हैं। देखिए तो स्वर के 3 भाग कौन कौन से हो गए आपके सामने हैं। ठीक, चलिए फिर देखते हैं ह्रस्व स्वर। वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है। वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। वे वर्ण, या यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्वर, जिनका उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर, या इसी को हम लोग मूल स्वर कहते हैं। ठीक, ये हो गया। जैसे में कौन कौन है? तो आ, ई, उ, री और री। दोस्तों ये जो री है ये आपके हिंदी में नहीं होती है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके संस्कृत में होती है। और यहाँ पर ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी हुई दोस्तों? तो 5। ठीक, ये हो गए आपके। ठीक, फिर इसके बाद देखिए दोस्तों, अब चलते हैं अगले स्वर पर। कौन सा स्वर है अब है हमारा दीर्घ स्वर। कौन है? तो दीर्घ स्वर। आइए दीर्घ स्वर पर चलते हैं। कम मिटाने वाला किधर है? अच्छा, पूरा मिट गया। ये रहा। इसके बाद आपके सामने क्या है? दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं दोस्तों? दीर्घ स्वर वे स्वर जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर का 2 गुना समय लगता है। 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक, ये हो गए। जैसे कौन कौन होते हैं? जैसे में देख लिया जाए, दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? तो दीर्घ अ, दीर्घ ई और दीर्घ उ के बाद आपका संस्कृत में एक और वर्ण होता है जिसे दीर्घ री कहते हैं। ठीक, ये हो गए। उसके बाद जो संयुक्ताक्षर आपको दिखे, संयुक्त वर्ण दिखे थे आपको, ए, ओ, ऐ, औ, ये देखिए, ये हो गए। ठीक, इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 8 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो इनकी संख्या 8 होती है।
दीर्घ स्वरों की संख्या संस्कृत में कितनी होती है? तो 8 होती है। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। अब इस तरह से कहेंगे तो 13 हो गए, लेकिन 13 नहीं होते हैं दोस्तों, आपके सामने कितने होते हैं? संस्कृत में कभी भी आप स्वरों को गिनिएगा तो आप 11 ही बताइएगा। ठीक है, चलिए अब एक और आपके सामने लिखे थे हम, प्लुत स्वर। क्या लिखे थे आपके सामने? प्लुत स्वर लिखे थे। तो चलिए पहले इसको साफ कर लेते हैं। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर क्या होता है? तो प्लुत स्वर जब आता है दोस्तों तो इसमें क्या होता है? वे वर्ण या स्वर जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय लगता है। ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। इसका जो प्रतीक होता है दोस्तों, इसका प्रतीक क्या होता है? तो 3 के आकार, हिंदी के 3 के आकार का, या फिर इन्हें उल्टा यस कह दें, या उल्टा यस कह दीजिए, या फिर उल्टा 2 कहिए, ठीक रहेगा। यस कहिए या उल्टा 2 कहिए, इस तरह से होता है। ठीक, ये होता है, इसका ये प्रतीक है। अब इनका प्रयोग कैसे करते हैं? तो इनका प्रयोग आप देखते होंगे जब लिखते हैं ओम लिखते समय आप देखते होंगे बीच में 3 लिखा होता है। इसका यह मतलब होता है जब हम ओम पढ़ते हैं तो ये जो बीच में लगा हुआ है स्वर आपका, ये ज़्यादा समय लेता है। तब हम लोग जो पढ़ते हैं वह रुक के पढ़ते हैं, थोड़ा सा समय लगाकर, खींच कर पढ़ते हैं। जैसे क्या पढ़ें? ओम, थोड़ा सा बढ़ा के जब हम स्वर को पढ़ते हैं तो वही क्या हो जाता है? प्लुत स्वर हो जाता है। ठीक, उसी तरह से जब इसको हम लगाते हैं, देखिए कहीं होता है ना, पढ़ते हैं आ, जब गाना गाते हैं, आलाप लगाते हैं, तो उसमें देखिए चिल्लाते हैं ना तेजी से आ करके। जब आ करके चिल्लाते हैं तो देखिए ये लगता है जब, तो ये जोड़े में लगता है हमेशा। कौन सा? प्लुत स्वर का ये जो चिन्ह होता है, यस या उल्टा 2 आकार का होता है, वह कितने जोड़े में प्रयोग होता है हमेशा। ठीक, तो ये हो गया आपका प्लुत स्वर। तो स्वर के बारे में दोस्तों हो गया। स्वर के बाद अब देखिए कुछ और होते हैं, जैसे आपके पास आप कहेंगे कि ह्रस्व स्वर पढ़ लिए और दीर्घ स्वर पढ़ लिए, प्लुत भी पढ़ लिए, लेकिन जो हमारे पास होते हैं विसर्ग और अनुस्वार, ये कहाँ गए फिर? अंग और अह, जो आप साधारण भाषा में पढ़ते हैं, अंग और अह कहाँ गए? तो उनके बारे में भी देख लेते हैं दोस्तों। तो अयोगवाह क्या होता है? अयोगवाह एक भाग होता है, स्वरों में इन्हें जोड़ा नहीं गया, लेकिन इनको साथ में वर्णमाला में रखा गया है अलग से। तो अयोगवाह कितने होते हैं? तो अयोगवाह अगर पूछा जाए तो अयोगवाह 4 होते हैं। 4 बताइएगा आपको अगर पूछा जाए तो अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? अयोगवाह की संख्या 4 होती है। ठीक, अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो कौन कौन से होते हैं वो? आइए देखते हैं। एक होता है विसर्ग, एक क्या होता है? विसर्ग। दूसरा होता है अनुस्वार, दूसरा क्या होता है? अनुस्वार। और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है जिह्वा मूलीय, जिह्वा मूलीय। और चौथा क्या होता है? तो ये होता है उपधमानी, उपधमानी। ये देखिए, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3 और ये 4। ठीक, तो इनके बारे में आपको अभी जानने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये आपके सिलेबस से बाहर है, ये आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा।
इसलिए सिर्फ विसर्ग और अनुस्वार आपको देखना है। विसर्ग क्या होता है जानते ही हैं आप, वर्णों के पीछे जब वर्णों का उच्चारण करते समय अंत में हा का उच्चारण निकले तो उसी को हम क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। तो इसका जो प्रतीक होता है दोस्तों वो क्या होता है, ऊपर नीचे दो बिंदु, ऊपर नीचे क्या होते हैं, दो बिंदु होते हैं, यही इसका प्रतीक होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को विसर्ग कहते हैं। अनुस्वार क्या होता है दोस्तों, तो अनुस्वार किसी भी वर्ण के ऊपर प्रयोग किया जाता है, जैसे आप अंग पढ़ते हैं ना, इसके ऊपर। तो अब ये बताइए, आपके सामने विसर्ग और अनुस्वार भी हो गए, अब क्या बचा, तो अब बचा है व्यंजन। स्वर हो गया, स्वर के बाद क्या बचा हुआ है, तो स्वर के बाद है व्यंजन। स्वर के बाद आ गए व्यंजन। व्यंजन में क्या है, व्यंजन की क्या परिभाषा है, तो व्यंजन की परिभाषा वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। चलिए लिख देते हैं परिभाषा। वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक, अब व्यंजन की संख्या अगर पूछ ले आपसे, तो व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 33 यानी कि 33 होती है। कितनी होती है, 33 होती है। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है। ठीक, तो आइए देखते हैं जो व्यंजन है। जैसे में उदाहरण आपको दे दिया जाए, तो जैसे का से शुरू कीजिए, का, छ, त, कोई भी वर्ण लीजिए, ये सभी क्या हैं, सभी के सभी व्यंजन हैं। ये सभी के सभी क्या हैं, तो ये सभी के सभी व्यंजन हैं। अब इन व्यंजनों में देखिए स्वर कहाँ छिपा है, स्वरों की सहायता क्यों लेनी पड़ती है। क जब बोल रहे हैं तो का में आ का उच्चारण आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब आ का उच्चारण आ रहा है इसका मतलब है कि यह स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। छ है, तो जब छ लिखेंगे, छ में स्वर निकाल लेंगे तो इनका उच्चारण हम कर ही नहीं सकते। ये अर्धवर्ण होते हैं, अर्धमात्रिक वर्ण कहलाते हैं। कौन, व्यंजन। ठीक है, तो ये देखिए ता में से भी जब निकाल लेंगे तो हम इन्हें स्वतंत्र रूप से लिख नहीं सकते जब तक इनमें स्वरों को ना जोड़ा जाए, स्वरों का योग ना किया जाए। तो ठीक है, आइए स्वरों, ये जो व्यंजन है, व्यंजन के भाग देखा जाए तो व्यंजन के भाग कौन कौन से होते हैं दोस्तों। तो व्यंजन में देख लीजिए, व्यंजन का जो पहला भाग होता है वह होता है स्पर्शी व्यंजन। क्या होता है, स्पर्शी व्यंजन। दोस्तों इतना बढ़िया से आपको पढ़ा देंगे 2 से 3 वीडियो में सिर्फ, कि आप आसानी से 25 में 25 अंक करके चले आएंगे संस्कृत में, कोई डर नहीं लगेगा आपको। स्पर्शी व्यंजन देख लीजिए, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 होती है। अब इन्हीं स्पर्शी व्यंजनों को हम लोग वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन कहते हैं। क्यों कहते हैं, अभी आपके सामने आ रहा है। ये वर्गीय व्यंजन, व्यंजन। ठीक, ये हो गया।
तो चलिए देखते हैं वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं। तो ये देखिए, पहला क वर्ग, क्या है? क वर्ग। क वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? तो 5 वर्ण होते हैं। कौन कौन से? देख लीजिए, क, ख, ग, घ, ङ, इस तरह से। फिर उसके बाद कौन सा वर्ग होता है? इसके बाद आपका वर्ग जो होता है वो होता है च वर्ग। क्या होता है? च वर्ग। एकदम बेसिक से बता रहे हैं आपको, और बेसिक ही आपके पेपर में पूछता है। देख लीजिए, च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। फिर उसके बाद कौन सा है? तो इसके बाद आपका आता है ट वर्ग। ट वर्ग। ट वर्ग में कौन सा है? देख लीजिए, ट, ठ, ड, ढ और ड़। ये हो गए यहाँ 5 वर्ण। ठीक। फिर उसके बाद अगला जो आपका आता है वो होता है त वर्ग। कौन सा होता है? त वर्ग। त वर्ग में क्या आता है? त, थ, द, ध और ये न। ये हो गए 5 वर्ग। फिर उसके बाद जब अगले पे आएंगे तो प वर्ग। कौन आता है? प वर्ग। प वर्ग में कौन कौन से वर्ण हैं? तो प, फ, ब, भ और म। ये 5 वर्ग। ठीक। ये हो गए आपके 5 वर्ग। ये क्या हो गए? 5 वर्ग। और इनके उच्चारण में हमारी जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, इसलिए इसको हम लोग स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। जब हम इनका उच्चारण करते हैं ना, तो जो हमारी प्राणवायु और जिह्वा है वह मुख में अन्यत्र भागों को स्पर्श करती हैं, भिन्न भिन्न भागों को स्पर्श करती हैं। तो जहां पर स्पर्श करती हैं उन्हीं के नाम पर इनका स्पर्शी व्यंजन पड़ गया, उन्हीं के नाम पर इनका वर्ग पड़ गया, उन्हीं के नाम पे इनका नाम पड़ गया। ठीक है। आइए क वर्ग। क वर्ग का जब हम लोग उच्चारण करते हैं दोस्तों, तो कंठ से हमारी वायु निकलती है, इसीलिए इन लोगों को क्या कहते हैं? कंठ वर्ण कहते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं? कंठ वर्ण। और इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? तो इनका उच्चारण स्थान कंठ हो जाता है। आपको क, ख, ग, घ, ङ कहीं मिले तो इसका मतलब है कि इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। और इनको कौन सा वर्ण भी कहते हैं? कंठ वर्ण भी कहते हैं, स्पर्शी वर्ण भी कहते हैं और वर्गीय वर्ण भी कहते हैं। चलिए, ये जो च हुआ, च का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों? तो च का उच्चारण स्थान तालु होता है। इसमें जितने भी वर्ण होते हैं उनको तालु वर्ण भी कहते हैं। तो तालु से जब इनका उच्चारण करेंगे तो हमारी जो जिह्वा है वह तालु को स्पर्श करती है। किसको स्पर्श करती है? तालु को स्पर्श करती है। फिर उसके बाद ट वर्ग है। ट वर्ग का जब हम लोग उच्चारण करते हैं दोस्तों, तो हमारी जिह्वा मूर्धा को स्पर्श करती है, इसीलिए इनको मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। और इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। त वर्ग। त वर्ग का जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा जो है वह क्या करती है? दांतों को स्पर्श करती है, इसलिए इनको दंत वर्ण कहते हैं। और इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। ठीक है। फिर प वर्ग। प वर्ग का जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो हमारे जो दोनों होठ होते हैं दोस्तों, वह आपस में स्पर्श हो जाते हैं। और हमारा जो स्पर्श जब होठ होते हैं, इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं? ओष्ठ वर्ण कहते हैं। या फिर इनका उच्चारण स्थान पूछे तो क्या हो जाता है? वह ओष्ठ हो जाता है। ठीक है। ये हो गए आपके स्पर्शीय व्यंजन। स्पर्शीय व्यंजन के बाद आपका आता है दोस्तों अंतस्थ व्यंजन। क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। देखिए, ये 25 हो गया, हमने आपको 33 बताया हुआ है। कितना बताया है? 33 बताया हुआ है। तो ये हो गए आपके 25 व्यंजन। 25 व्यंजन आपके सामने हो गए। अब इनको थोड़ा सा हटा दिया जाए। इनको यहाँ से हटा दिया जाए। ठीक। ये देखिए, अब आपके स्पर्शी व्यंजन तो हो गए। स्पर्शी व्यंजन के बाद कौन आते हैं? तो स्पर्शी व्यंजन के बाद अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। ये देखिए,
अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी? 4। कौन कौन से? य, व, र और ल। तो आप हिंदी में जब पढ़िएगा तो य और व पढ़िएगा, लेकिन संस्कृत जब पढ़िएगा तो आपको 4 व्यंजन ये अंतस्थ वर्ण मिलेंगे। कौन कौन से? तो य, व, र, ल। अब देखिए ये जो य, व, र, ल हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? या की उत्पत्ति ई से मानी जाती है, व की उत्पत्ति ऊ से मानी जाती है, र की उत्पत्ति री से मानी जाती है, ल की उत्पत्ति ली। ये देखिए ये वर्ण है आपके सामने। इसीलिए ये दोनों जो वर्ण हैं इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है। अर्धस्वर। तो अर्धस्वर किसे किसे कहा जाता है? तो य और व को अर्धस्वर कहा जाता है। य और व को क्या कहा जाता है? अर्धस्वर कहा जाता है। ठीक, ये हो गए आपके अंतस्थ व्यंजन। ठीक, उसके बाद आपका आता है कौन? तो आपके आते हैं ऊष्म व्यंजन। कौन आते हैं? ऊष्म व्यंजन। देखिए 33 में आपके 25 हो गए थे, 25 के बाद ये कौन से हैं? 25 के बाद ये 4 हैं, 25 के बाद 4 क्या हो गए? 25 4 29 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 29 यानी कि 29। उसके बाद आगे आते हैं दोस्तों, तो आगे कौन सा मिलेगा आपको? हमने पढ़ा दिया स्पर्शी, स्पर्शी के बाद आपको अंतस्थ पढ़ा दिया। अब आपको संघर्षी व्यंजन, या इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन में कौन कौन आते हैं दोस्तों? तो ऊष्म व्यंजन में देखिए कौन कौन आते हैं? स, श, श और ह। ये देखिए ये आते हैं आपके श, श, स। अब ये जो क्रम है इनका आपसे क्रम पूछता है, इसीलिए हमने थोड़ा सा घुमा के लिखा हुआ है। क्रम भी पूछ लेता है कि ऊष्म स्वरों का क्रम क्या है, ऊष्म व्यंजनों का क्रम क्या है। तो ऊष्म व्यंजन जो होते हैं दोस्तों ये ऐसे होते हैं श, श, स और ह। ये इनका क्रम है। क्रम आपको यहाँ दिखेगा और चारों आपको जानने हैं तो यहाँ है। ये देखिए ये 4 हो गए। तो मैंने आपको 25 स्पर्शी बताया, 25 अंतस्थ बताया और 4 अंतस्थ बताया और 4 क्या बता दिया? तो ये ऊष्म बता दिए। आपके पास कितने व्यंजन हो गए? तो 33 व्यंजन हो गए। ठीक, 33 व्यंजन आपके सामने हो गए। फिर इसके बाद अब चलें दोस्तों, तो जैसे अभी हमने स्वर में पढ़ा कि अयोगवाह को स्वरों में नहीं गिना जाता है, उसी तरह से संयुक्त व्यंजन होते हैं। उसी तरह से क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं जिनको व्यंजन में नहीं गिना गया है। किसमें नहीं गिना गया है? व्यंजन में नहीं गिना गया है, लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जाता है। किससे? संयुक्त व्यंजन से। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजनों से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? तो संयुक्त व्यंजन में आपके हैं कौन कौन से? छ, ये देखिए क्या लिख रहे हैं, क्या है? तो पहला आपका है क्ष, दूसरा क्या है? त्र, छत्र और तीसरा क्या है? तो तीसरा है ज्ञान। ठीक, अब ये संयुक्त क्यों कहलाते हैं? ये जो श्रय है दोस्तों, ये श्रय जो आपका है ये सिर्फ हिंदी में मिलता है, इसीलिए संयुक्ताक्षर की संख्या पूछे तो आप संस्कृत में सिर्फ और सिर्फ 3 बताएंगे। संस्कृत में संयुक्त व्यंजन की संख्या पूछे तो 3 बताएंगे। ये चौथा वाला जो है ये नहीं होता है, ये आपके संस्कृत में नहीं है, ये आपके संस्कृत में नहीं है, तो संस्कृत में आप इसको बताएंगे भी नहीं। ठीक, छ क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है क प्लस श प्लस आ। अब ये दोनों पर जब तक हलंत नहीं लगाएंगे तब तक इसको नहीं कहेंगे। ठीक, इसके बाद त्रय, त्रय का क्या मतलब होता है? त प्लस र प्लस आ। ठीक, उसके बाद क्या है? तो उसके बाद ज्ञा है। ज्ञा क्या होता है? ज प्लस ञ, ज प्लस ञ होता है और आ।
ये देखिए, ये आपके संयुक्त व्यंजन है। 3 संयुक्त व्यंजन है, तीनों किससे किससे मिलकर बने हैं ये हमने आपको बता दिया। देखिए हमने 3 भागों में इसे तोड़ा है, मूल रूप में तोड़ दिया है एकदम। अगर मूल रूप में ये आपको ऑप्शन में ना मिले तो आपका एक और ऑप्शन बनता है। जानते हैं क्या ऑप्शन बनता है? 6 है। 6 को क प्लस मूर्धन्य स, तो इस पर हलंत लगाता है, इस पर हलंत नहीं लगाता है, आ को हटा देता है। तो ये क प्लस स मिले तब भी ये क्या होता है? ये होता है आपका श। फिर उसके बाद ये जो त्र है, त प्लस र, तो त पे हलंत लगाता है, र पे नहीं लगाता है, तब भी ये होता है त्र। फिर उसके बाद ज्ञ है। ज्ञ को जब देखेंगे तो ज्ञ में क्या आएगा? तो ज्ञ में देख लीजिए, ज्ञ में ज प्लस ञ, ज प्लस ञ जब देखेंगे तो ये भी 3 ऑप्शन आपके बन गए। किनके किनके? तो इसी छ, त्र और ज्ञ। छत्रज्ञ नहीं कहते हैं, छत्रज्ञ, 3 हो गए। तो इस तरह से आपकी वर्णमाला जो है वो यहीं पे समाप्त हो जाती है। तो वर्णमाला जब समाप्त हो जाती है दोस्तों, तो इसके बाद आपके सीरीज या आपकी किताब में एक टॉपिक और दिया है माहेश्वर सूत्र का। किसका दिया है? तो महेश्वर सूत्र का टॉपिक दिया है। तो महेश्वर सूत्र आपको सिर्फ बताना है, प्रत्याहार आपको नहीं जानने हैं। प्रत्याहार आपको नहीं जानने हैं, क्योंकि प्रत्याहार जो बनते हैं वो महेश्वर सूत्र से ही बनते हैं। तो देख लीजिए, आपको हम वह भी दिखा दे रहे हैं कि क्या है। देख लीजिए, महेश्वर सूत्र क्या है? माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र की संख्या आपसे पूछ ले तो बता दीजिएगा 14 होते हैं। माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी? 14 होती है। ठीक, एक क्या होता है? आयुड़। क्या होता है? आयुड़। दूसरा ऋलिक। क्या होता है? तो ऋलिक। तीसरा एओंग, एओंग। चौथा ऐऔच, ऐऔच। ये देखिए, ये हो गए 4। 4 के बाद ऐऔच हो गया। फिर 5वां जो सूत्र होगा वो हो जाएगा हैवरट। हैवरट। क्या हो जाएगा? हैवरट। ये हो गया। छठा जो होता है वो क्या होता है? लड़। लड़ के बाद 7वां क्या हो जाएगा? झभण। क्या हो जाएगा? झभण। झभण। ये देखिए झभण हो गया। झभण के बाद जब 8वीं पर आएंगे तो क्या हो जाएगा? घड़धस। घड़धस। ठीक, उसके बाद जब 9वीं पर आएंगे तो ये यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक, 8 हो गए। 9वां जो होगा वह क्या हो जाएगा? तो घड़धस हो गया। उसके बाद ज ब ग ड दस, जबगढ़। ठीक, जबगढ़। ये हो गया। ये माफ कीजिएगा, ये जो है आपका, ये सा यहाँ नहीं रहेगा, और ये सा तो हो गया यहाँ, तो ये भी सा यहाँ नहीं रहेगा। जबगढ़। ठीक, क्या हो गए? 9 हो गए। 9 के बाद 10वां सूत्र क्या होगा? जबगढ़। जबगढ़ जब हो गया, ख फ छ ठ थ, ख फ छ ठ थ, चट तव, चट तव। 11वां कपय। उसके बाद क्या हो जाएगा? 12वां कपय। ससर हल।
अयुड़, रीलरिक एवं अयोच हैवरट लड़। ओ, लड़ के बाद आपका एक सूत्र तो भूल ही गए हैं, तो कहाँ से पूरा होगा? ये देखिए, एक सूत्र आपका यहाँ मिस हो गया है, इसीलिए तो कह रहे हैं ये क्या हो गया। तो यहाँ से अभी इसको हम कर दे रहे हैं, एडजस्ट कर दे रहे हैं। पंचमा अक्षर तो भूल गए, कौन है भैया? ये देखिए, तो यहाँ पे 6 हो गया। 6 के बाद जो 7वां होता है, 7वां यहाँ होगा, वो हो जाएगा यम न ड़ न म, यमंगणनम। उसके बाद 8वां झबय हो जाएगा, 9वां आपका घरदस हो जाएगा, 10वां हो गया जबगटदस, 11वां हो गया खफ चटत चटतो, और ये जो हो गया कपय, ये हो गया 12वां, और शशसर, श श स र, शशसर, ये हो गया आपका 13वां, और 14वां जो हो जाएगा, 14वां हो जाएगा हल। ये हो गए आपके माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र क्या है? आयुड़, रेलरिक एवं अयोच हैवरट लड़ यमंगनम झबय घड़दस जबगड़दस खफ छठत चटतव कपय शससर हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं दोस्तों। 14 माहेश्वर सूत्र आपसे एक बार पूछा गया है, इसलिए हमें बताना जरूरी था। ठीक है, तो यहाँ तक आज आपको आशा करते हैं समझ में आया होगा। पूरी वर्णमाला हमने बता दी। वर्णमाला के बाद आपको हमने माहेश्वर सूत्र बता दिए। इसके बाद हम आपको बताएंगे, जानते हैं क्या? पशु पक्षियों के संस्कृत में नाम, उसके बाद संज्ञा, संज्ञा के बाद बताएंगे लिंग, लिंग के बाद वचन, वचन के बाद जब जो चीजें आपकी 30 संख्याएं, आपको 30 संख्याएं संस्कृत में लिखनी होंगी, तो उसको भी बता देंगे। रूप धातु जो भी जो बच रहे हैं उनको हम इसी तरह से एकदम सरल शब्दों में आपको बता देंगे। ज्यादा से ज्यादा अब आपको 2 वीडियो और लगेंगे, तो 1 वीडियो ये, 2 वीडियो और, 3 वीडियो में आपका पूरा का पूरा संस्कृत समाप्त हो जाएगा। आपके 25 अंक यहीं से आएंगे, इससे बाहर कहीं नहीं जाएंगे, तो देखना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।